संपूर्ण युद्ध से पहले के वर्षों में एडोल्फ हिटलर ने एक अभूतपूर्व हथियार बनाने का आदेश दिया था। एक ऐसी मशीन जो इतनी विशाल थी कि उसका अस्तित्व ही सभी ज्ञात सैन्य तर्कों को चुनौती देता था। इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ बनाने का प्रयास नहीं किया गया था, न तो आकार के मामले में, न ही जटिलता के मामले में, न ही विनाशकारी महत्वाकांक्षा के मामले में। इस परियोजना के पीछे सिर्फ एक सामरिक इरादा ही नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा विचार था। यह प्रदर्शित करना कि कोई भी दीवार, किला या प्रतिरोध पर्याप्त नहीं होगा। इसे पूरे यूरोप को एक स्पष्ट, सीधा और निश्चित संदेश भेजने के लिए एक उपकरण के रूप में माना गया था। रीच को कोई नहीं रोक सकता। यह हथियार वास्तव में क्या था, इसे क्यों बनाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? क्या यह तकनीकी सफलता थी, रणनीतिक विफलता थी, या इससे भी अधिक परेशान करने वाली कोई बात थी? सुपर हथियार का सपना, हिटलर और मैजिनॉट दीवार के प्रति जुनून। 1930 के दशक में यूरोप ने अविश्वास की दुर्लभ हवा में सांस ली। महायुद्ध के घाव अभी भी महाद्वीप पर मौजूद थे और उन पर शक्ति का एक नाजुक संतुलन बनाया गया था जो थोड़ी सी भी झड़प पर ढहने का खतरा था। 1914 की भयावहता को फिर से जीने की संभावना से आतंकित फ्रांस ने आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी रक्षात्मक रेखा खड़ी की थी, मैजिनॉट वॉल। कंक्रीट और स्टील की यह दीवार स्विट्जरलैंड से लग्जमबर्ग तक 400 किलोमीटर तक फैली हुई थी। ये आपस में जुड़े बंकरों, घूमने वाली तोपों, बख्तरबंद निगरानी चौकियों और सुरंगों की एक भूमिगत भूल भुलैया थी जो दुश्मन की गोलीबारी के बिना सैनिकों की आवाजाही की अनुमति देती थी। इसकी प्रबलित कंक्रीट की दीवारें 3 मीटर से अधिक मोटी थीं। इसकी वेंटिलेशन प्रणाली गैस हमलों का विरोध कर सकती थी और इसके भूमिगत भंडारों में महीनों की घेराबंदी के लिए प्रावधान संग्रहित थे। फ्रांसीसी रणनीतिकारों के लिए मैजिनॉट इस बात की गारंटी थी कि जर्मन सेना फिर कभी फ्रांस के मैदानों से होकर नहीं गुजरेगी, जैसा कि उन्होंने 2 मौकों पर किया था। यह एक किलेबंदी से कहीं ज्यादा था। यह सिद्धांतों की घोषणा थी, एक मनोवैज्ञानिक और साथ ही भौतिक दीवार जो यूरोप की 2 असंगत अवधारणाओं को अलग करती थी। लेकिन सीमा के दूसरी तरफ रीच चांसलरी के दफ्तरों में एडोल्फ हिटलर ने इस दीवार पर मोह और रोष के मिश्रण के साथ विचार किया। सहस्राब्दी रीच के लिए उनकी योजनाएं स्थायी बाधाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं और मैजिनॉट उन सभी चीजों का मूर्त रूप बन गया था जिनसे वह घृणा करते थे। रक्षात्मक मानसिकता, निष्क्रिय प्रतिरोध, उस नए आदेश को स्वीकार करने से इनकार करना जिसे वह लागू करना चाहते थे। अपने जनरलों के साथ रात्रिकालीन बैठकों में हिटलर जुनूनी रूप से फ्रांसीसी दीवार के विषय पर लौट आया। इसे घेरने या इससे बचने का कोई रास्ता खोजना ही पर्याप्त नहीं था। ऐसा करना यह स्वीकार करना होगा कि फ्रांस ने उस पर सीमाएं थोपने में कामयाबी हासिल कर ली है। उसकी विस्तारवादी दृष्टि के लिए इतनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक था कि यह यूरोप की नियति के बारे में किसी भी संदेह को मिटा दे। नाजी मानसिकता रणनीतियों के साथ साथ प्रतीकों के माध्यम से भी काम करती थी। हिटलर समझता था कि सैन्य जीत के साथ शक्ति के तमाशे भी होने चाहिए जो सामूहिक चेतना में उसकी जीत की अनिवार्यता को उकेरेंगे। इसलिए जब 1936 में उसने फ्रांस पर आक्रमण की योजना बनाना शुरू किया तो उसने पारंपरिक सैन्य अभियान की रूपरेखा तैयार करने पर ही संतोष नहीं किया। जर्मन सैन्य सोच में सुपर हथियार का विचार नया नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बिग बर्था ने बेल्जियम की किलेबंदी पर बमबारी की थी और लंबी दूरी की तोपों ने पेरिस को ऐसी दूरियों से आतंकित किया था जो असंभव लगती थीं। लेकिन हिटलर ने कुछ ऐसा सोचा जो इन पिछले अनुभवों से परे था, एक ऐसा हथियार जो सभी मौजूदा सुरक्षा को अप्रचलित कर देगा। 1937 की गर्मियों में महीनों के आंतरिक विचार विमर्श के बाद हिटलर ने बर्गटेस्गाडेन में अपने शरण स्थल पर एक गुप्त बैठक बुलाई। इसमें युद्ध मंत्री वर्नर वॉन ब्लोमबर्ग, हाई कमांड के प्रमुख विल्हेम कीटेल और जर्मन आयुध उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे। आधिकारिक विषय भारी तोपखाने का आधुनिकीकरण था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य कहीं अधिक महत्वाकांक्षी था। हिटलर ने अपने निर्णयों की विशेषता वाली क्रूर स्पष्टता के साथ अपने दृष्टिकोण को उजागर किया। उसे एक ऐसी तोप की आवश्यकता थी जो किसी भी ज्ञात किलेबंदी को ध्वस्त कर सके, एक ऐसा हथियार जो कंक्रीट की दीवारों को तोड़ सके और इतने गहरे गड्ढे बना सके कि वे दुश्मन के ठिकानों को नक्शे से मिटा दें और साथ ही उन लोगों का मनोबल भी जो उनका बचाव कर रहे थे। ये केवल सुरक्षा को भेदने के बारे में नहीं था,
इसे उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था। इस कल्पना को साकार करने के लिए चुनी गई कंपनी फ्रेडरिक क्रुप ईजी थी, जो एसेन में स्थित औद्योगिक दिग्गज थी, जिसने पीढ़ियों से प्रशिया की सेनाओं को सुसज्जित किया था। क्रुप राजवंश ने परिवार के नाम को भारी तोपखाने के पर्याय के रूप में बदल दिया था और सैन्य धातु विज्ञान में उनका अनुभव यूरोप में अतुलनीय था। कंपनी के कुलपति गुस्ताव क्रुप वॉन बोहलेन अंड हालबैक ने हिटलर के साथ एक निजी मुलाकात में व्यक्तिगत रूप से कमीशन प्राप्त किया। फ्यूहरर ने उनके सामने ऐसी मांगें रखीं जो असंभव के करीब थीं। वह अब तक निर्मित सबसे बड़ी कैलिबर वाली तोप चाहते थे, एक ऐसा हथियार जो 7 मीटर प्रबलित कंक्रीट और 1 मीटर से अधिक बख्तरबंद स्टील को भेद सके। तकनीकी विनिर्देश बाद में निर्धारित किए जा सकते थे। जो बात मायने रखती थी वह थी प्रभाव की भयावहता। यह बैठक पूर्ण गोपनीयता के तहत हुई। परियोजना के दस्तावेजों को उच्चतम स्तर की गोपनीयता के साथ वर्गीकृत किया गया था और केवल इंजीनियरों और अधिकारियों के एक बेहद सीमित समूह को ही प्रारंभिक योजनाओं तक पहुंच थी। लीक से बचने के लिए कोड नाम गुस्ताव गेराट, गुस्ताव डिवाइस अपनाया गया था, एक ऐसा नाम जो हथियार के उद्देश्य और वास्तविक आयामों दोनों को छुपाता था। जटिल चुनौतियों के आदि क्रुप इंजीनियरों को पहले ही क्षण से समझ आ गया था कि वे एक अभूतपूर्व उद्यम का सामना कर रहे हैं। यह किसी मौजूदा डिजाइन को बढ़ाने या किसी पारंपरिक तोप को बेहतर बनाने के बारे में नहीं था। हथियारों की एक नई श्रेणी का आविष्कार करना आवश्यक था, जो सैन्य इंजीनियरिंग और स्मारकीय वास्तुकला के बीच की सीमा पर मौजूद थी। अगले कुछ महीनों में जब यूरोप युद्ध की ओर बढ़ रहा था, डिजाइनरों की टीमें राजनीतिक मांग को मूर्त वास्तविकता में बदलने के लिए गुप्त रूप से काम कर रही थीं। प्रत्येक गणना ने नई बाधाओं को उजागर किया, प्रत्येक समाधान ने नई समस्याएं पैदा की, लेकिन ऊपर से दबाव असहनीय था। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ ने परियोजना को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। 1938 में सुडेटन संकट और पोलैंड के साथ बढ़ते तनाव ने संकेत दिया कि कूटनीति का समय तेजी से खत्म हो रहा था। हिटलर जानता था कि बल द्वारा यूरोप को फिर से संगठित करने का उसका अवसर सीमित था और विकास में खोया गया प्रत्येक महीना उसके दुश्मनों द्वारा प्राप्त लाभ का प्रतिनिधित्व करता था। चांसलरी के गलियारों में इस परियोजना ने भौतिक रूप से अस्तित्व में आने से पहले ही पौराणिक आयाम हासिल कर लिए थे। अजेय हथौड़े या दीवारों को नष्ट करने वाले के बारे में फुसफुसाहट में चर्चा होती थी, मानो इसे कल्पना करने के मात्र कार्य ने रीच को अलौकिक शक्तियों से संपन्न कर दिया हो। यह पौराणिक कथा आकस्मिक नहीं थी। हिटलर समझता था कि युद्धों को युद्ध के मैदान में जितना जीता जाता है, उतना ही कल्पना में भी जीता जाता है। गुस्ताव नाम का चयन भी आकस्मिक नहीं था। जर्मन सैन्य परंपरा में भारी तोपों को हमेशा उचित नाम दिए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के फैट बर्था से लेकर बाद में विकसित किए जाने वाले मोर्टार तक, इन उपनामों ने एक मनोवैज्ञानिक कार्य को पूरा किया। विनाश की मशीनों को लगभग मानवीय संस्थाओं में बदल दिया, जो वफादारी और आतंक दोनों को प्रेरित कर सकती थी। इस बीच मैजिनॉट लाइन को मजबूत किया जाना जारी रहा। फ्रांसीसी जर्मन इरादों से अवगत थे। उन्होंने अपने रक्षात्मक प्रयासों को बढ़ाया, नई बैटरियां स्थापित की, सुरंगों को गहरा किया, अपनी भूमिगत संचार प्रणालियों को बेहतर बनाया। प्रत्येक फ्रांसीसी सुधार ने हिटलर के दृढ़ संकल्प को बढ़ाया, उसके इस विश्वास की पुष्टि की कि केवल बल का एक सर्वनाशकारी प्रहार ही दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ सकता है। 1938 की सर्दियों की रातों में जब पहला तकनीकी प्रस्ताव उनके कार्यालय में पहुंचा, तो हिटलर ने उनका अध्ययन एक वास्तुकार की तरह किया जो गिरजाघर की योजनाओं की समीक्षा कर रहा था। यह केवल एक हथियार बनाने के बारे में नहीं था, वह एक प्रतीक डिजाइन कर रहा था, सत्ता के लिए अपनी इच्छा की एक भौतिक अभिव्यक्ति गढ़ रहा था, जो सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक घोषणा बन जाएगी। इसलिए गुस्ताव गेराट का जन्म किसी तात्कालिक सामरिक आवश्यकता से नहीं हुआ, बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राजनीतिक प्रचार और नाजी शासन की विशेषता वाले भव्यता के उन्माद के बीच के अंतर्संबंध से हुआ। यह एक विनाशकारी कल्पना का मूर्त रूप था, एक ऐसी परियोजना जिसने अपनी अवधारणा से ही भौतिकी के नियमों और रणनीतिक तर्क दोनों का सामना किया। जब 1939 की शुरुआत में
प्रारंभिक योजनाओं को मंजूरी दी गई तो हिटलर ने अपना प्रारंभिक उद्देश्य हासिल कर लिया था, एक जुनून को विनिर्माण आदेश में बदलना। मैजिनॉट दीवार बरकरार रही, लेकिन यह अब अजेय नहीं थी। जर्मनी में कहीं इसे नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक मशीन ने स्टील वर्कशॉप में आकार लेना शुरू कर दिया, जो अपने साथ उस शासन के सभी विरोधाभासों और ज्यादतियों को लेकर आई जिसने इसे कल्पना की थी। अकल्पनीय की रचना, ऐसे हथियार का निर्माण जिसने तर्क को चुनौती दी। सैन्य इंजीनियरिंग के ब्रह्मांड में एक अदृश्य रेखा मौजूद है जो महत्वाकांक्षी को काल्पनिक से अलग करती है। गुस्ताव गेराट परियोजना की कल्पना ठीक उसी रेखा को मिटाने के लिए की गई थी, जो यह प्रदर्शित करती है कि असीमित संसाधनों द्वारा समर्थित राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी तकनीकी बाधा को दूर कर सकती है। क्रुप इंजीनियरों ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह प्रदर्शन उन्हें 1939 की तकनीक की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करेगा। पहली बाधा वैचारिक थी। किसी भी तोपखाने के मैनुअल में 40 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बहुटन प्रक्षेपास्त्र दागने में सक्षम तोप के निर्माण पर विचार नहीं किया गया था। मौजूदा बैलिस्टिक गणना, सामग्री प्रतिरोध तालिकाएं, स्टील फाउंड्री तकनीक, सब कुछ को नए सिरे से आविष्कार करना पड़ा। परियोजना के मुख्य अभियंता एरिक मुलर ने शुरू से ही समझ लिया था कि वे पारंपरिक हथियार से ज्यादा एक वास्तुशिल्प संरचना का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। आवश्यक गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आयामों ने गुस्ताव को एक मोबाइल इमारत में बदल दिया। कुल लंबाई 47 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और वजन 1300 टन से ज्यादा होगा। इस प्रणाली का हृदय 800 मिलीमीटर कैलिबर की तोप थी, जो मानक भारी तोपखाने से 8 गुना बड़ी थी। इस असाधारण कैलिबर के लिए 32 मीटर लंबी एक ट्यूब की आवश्यकता थी, जिसे सूक्ष्म परिशुद्धता के साथ राइफल किया गया था ताकि 5 से 7 टन वजन वाले प्रक्षेप्य को स्थिर किया जा सके। इस आकार की तोप के निर्माण के लिए धातुकर्म तकनीकों की आवश्यकता थी, जो संभव की सीमाओं के करीब थी। इस्तेमाल किए गए स्टील को 3000 वायुमंडल से ज्यादा के आंतरिक दबाव, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने वाले तापमान और पूरे ढांचे में फैलने वाले कंपन का सामना करना पड़ता था। इसके लिए क्रुप धातुकर्मवादियों ने प्रयोगात्मक कठोर क्रोमियम निकल मिश्र धातु विकसित की, जिन्हें टेम्परिंग प्रक्रियाओं से उपचारित किया गया, जिसके लिए नियंत्रित शीतलन के हफ्तों की जरूरत थी। प्रक्षेप्य एक समानांतर चुनौती का प्रतिनिधित्व करते थे जो समान रूप से जटिल थी। गुस्ताव को 2 मुख्य प्रकार के गोला बारूद को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था। 7100 किलोग्राम के कवच भेदी प्रक्षेप्य, जो भूमिगत किलेबंदी को भेदने में सक्षम थे, और 4800 किलोग्राम के उच्च विस्फोटक प्रक्षेप्य, जो सतह के प्रतिष्ठानों को नष्ट करने के लिए नियत थे। इनमें से प्रत्येक स्टील मिसाइल के लिए विनिर्माण सहनशीलता की आवश्यकता थी, जो किसी भी पिछले मानक से अधिक थी। एक कवच भेदी प्रक्षेप्य के उत्पादन में 3 मीटर से अधिक लंबाई के धातु के द्रव्यमान को गढ़ना शामिल था, जिसमें एक टेम्पर्ड भेदी कोर और 250 किलोग्राम का विस्फोटक चार्ज था, जो प्रवेश के बाद प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सटीक रूप से वितरित किया गया था। विनिर्माण प्रक्रिया में कई सप्ताह लग गए और हर 4 में से केवल एक प्रक्षेप्य गुणवत्ता परीक्षण में पास हो पाया। गुस्ताव की बैलिस्टिक गणनाओं के लिए ऐसे समीकरणों को हल करना आवश्यक था जिनका सामना पहले किसी तोपची ने नहीं किया था। 700 मीटर प्रति सेकंड से अधिक गति से दागे गए 7 टन के प्रक्षेप्य के प्रक्षेप पथ को स्थलीय वक्रता, ऊपरी परतों में वायुमंडलीय प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण संबंधी गड़बड़ी जैसे चरों पर विचार करना पड़ता था, जो उड़ान में ऐसे द्रव्यमान की वस्तुओं को प्रभावित करते थे। हथियार के लिए विशेष रूप से विकसित की गई फायरिंग टेबल ने तापमान, बैरोमीटर के दबाव, आर्द्रता, विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा की गति और तोप के प्रगतिशील पहनने के लिए सुधारों के साथ पूरे वॉल्यूम पर कब्जा कर लिया। प्रत्येक शॉट के लिए व्यक्तिगत गणना की आवश्यकता होती है, जिसके लिए घंटों की तैयारी करनी पड़ सकती है। सिस्टम की सैद्धांतिक सीमा गोला बारूद के प्रकार के अनुसार भिन्न होती थी। उच्च विस्फोटक प्रक्षेप्य 47 किलोमीटर तक पहुंच सकते थे, जबकि कवच भेदी प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा 38 किलोमीटर थी।
उस समय की तोपखाने के लिए असाधारण ये दूरियां ऊंचाई के कोणों के माध्यम से प्राप्त की गई थीं, जो प्रत्येक शॉट को एक परवलय में बदल देती थीं, जो समताप मंडल को छूती थी। गणना की गई विनाशकारी शक्ति इन चरम आयामों के समानुपातिक थी। कवच भेदी प्रक्षेप्य ने प्रभाव पर 2300 मिलियन जूल से अधिक ऊर्जा जारी की, जो 15 मीटर व्यास के गड्ढे बनाने और प्रबलित कंक्रीट में 7 मीटर तक घुसने के लिए पर्याप्त थी। विस्फोटक प्रक्षेप्य ने छोटे बमों के बराबर विस्फोट उत्पन्न किए, जिसमें कई 100 मीटर के दायरे में इमारतों को ध्वस्त करने में सक्षम शॉकवेव्स थे। हालांकि इन सैद्धांतिक क्षमताओं के साथ तकनीकी सीमाएं भी थीं, जिन्हें इंजीनियर पूरी तरह से हल नहीं कर पाए। मुख्य समस्या तोप का तेजी से घिसना था। प्रत्येक शॉट से उत्पन्न दबाव और तापमान आंतरिक राइफलिंग को नष्ट कर देते थे, जिससे हथियार की सटीकता धीरे धीरे कम होती जाती थी। तोप का अनुमानित उपयोगी जीवन मुश्किल से 100 शॉट था। हालांकि व्यवहार में 40वें शॉट के बाद इसमें महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई देने लगी। सहायक संरचना ने भी उतनी ही जटिल चुनौतियां पेश की। प्रत्येक शॉट से उत्पन्न होने वाला झटका एक स्थानीय विस्फोट के बराबर था, जिसे अवशोषित करके पूरे चेसिस में फैलाना था। इसके लिए बड़े आकार के हाइड्रोलिक सिस्टम, पार्श्व शॉक अवशोषक और एक मजबूत फ्रेम डिजाइन किया गया था, जिसका वजन कई पूर्ण टैंकों से भी अधिक था। पुनः लोडिंग प्रणाली ने एक और जबरदस्ती नवाचार का गठन किया। प्रोजेक्टाइल, जो मैन्युअल रूप से संचालित करने के लिए बहुत भारी थे, उन्हें आंतरिक क्रेन और उठाने वाले तंत्र की आवश्यकता थी, जो प्रत्येक शॉट को एक इंजीनियरिंग ऑपरेशन में बदल देते थे। शॉट्स के बीच न्यूनतम समय 45 मिनट निर्धारित किया गया था, यह मानते हुए कि इष्टतम स्थितियां और पूरी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। सटीकता इस परियोजना का सबसे बड़ा तकनीकी प्रश्न चिन्ह थी। सैद्धांतिक गणनाओं से पता चला कि इस तरह के आयामों का हथियार असाधारण रूप से सटीक होना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि अधिकतम दूरी पर फैलाव 200 मीटर से अधिक था। संरचनात्मक कंपन, बारूद की संरचना में न्यूनतम भिन्नताएं और प्रक्षेप्य में सूक्ष्म खामियां ऐसे व्यापक प्रक्षेप पथों के साथ तेजी से बढ़ गईं। इन त्रुटियों को कम करने के लिए परिचालन प्रोटोकॉल विकसित किए गए थे, जिसमें निरंतर अंशांकन, प्रत्येक शॉट के बाद तोप का ऑप्टिकल निरीक्षण और प्रयोगात्मक सिरेमिक यौगिकों का उपयोग करने वाली स्नेहन प्रणाली शामिल थी। फिर भी गुस्ताव की वास्तविक सटीकता एक अज्ञात के रूप में बनी रही, जिसे केवल युद्ध की स्थितियों के तहत ही हल किया जा सकता था। हथियार की असेंबली ने रसद संबंधी चुनौतियों को जन्म दिया, जो विशुद्ध तकनीकी से परे थीं। गुस्ताव एक एकीकृत इकाई के रूप में काम नहीं कर सकता था। इसे परिवहन योग्य घटकों में अलग करना पड़ा और युद्ध के मैदान में फिर से जोड़ना पड़ा। इस मजबूर मॉड्यूलरिटी ने अतिरिक्त सहनशीलता को पेश किया, जिसने सिस्टम के वैश्विक प्रदर्शन को प्रभावित किया। इंजीनियरों ने गणना की कि पूरी असेंबली के लिए 250 टन से ज्यादा की क्रेन असाधारण पॉइंट लोड को झेलने में सक्षम कंक्रीट बेस और मिलीमीटर से कम सहनशीलता वाले घटकों को संरेखित करने के लिए सटीक उपकरण की जरूरत होगी। इस प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि फायरिंग के दौरान भयावह विफलताओं को भड़का सकती है। अलग अलग घटकों के परीक्षण से अप्रत्याशित कमजोरियां सामने आईं। छोटे परमाणु विस्फोटों के बराबर दबाव को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए ब्रीच क्लोजर में बार बार फायरिंग के बाद माइक्रो क्रैक दिखाई दिए। हाइड्रोलिक सिस्टम में दबाव की कमी हुई, जिससे असेंबली की स्थिरता प्रभावित हुई। प्रोजेक्टाइल के वजन के कारण एलिवेशन मैकेनिज्म विकृत हो गया। पहचानी गई प्रत्येक समस्या ने डिजाइन संशोधनों को जन्म दिया, जिसने सिस्टम के अन्य पहलुओं को बदल दिया। संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण ने कुल वजन बढ़ा दिया, जिससे परिवहन जटिल हो गया। क्लोजर में सुधार के लिए अधिक महंगे मिश्र धातुओं और लंबी विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी। हाइड्रोलिक सिस्टम में सुधार के लिए घटकों के आंतरिक वितरण को फिर से डिजाइन करने की मांग की गई। जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि गुस्ताव न केवल एक तकनीकी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि तर्कहीन मांगों पर लागू इंजीनियरिंग की सीमाओं के बारे में एक सबक भी है। प्रत्येक चरम विनिर्देशन ने कैस्केड प्रभाव उत्पन्न किया, जिसने जटिलता को तेजी से गुणा किया। हाईकमांड को भेजी गई तकनीकी रिपोर्ट में
सिस्टम की परिचालन सीमाओं के बारे में छिपी हुई चेतावनियां शामिल होने लगीं। इंजीनियरों ने बताया कि यह मोबाइल तोपखाने की तुलना में स्थिर घेराबंदी हथियार के रूप में बेहतर काम करेगा। इसे निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होगी। इसकी सटीकता समन्वित पारंपरिक बैटरियों से कम हो सकती है। हालांकि इन तकनीकी विचारों का राजनीतिक दबाव के आगे कोई खास असर नहीं पड़ा। हिटलर ने दुनिया की सबसे बड़ी कैलिबर वाली तोप के निर्माण का आदेश दिया था और जर्मन उद्योग को कठिनाइयों की परवाह किए बिना उसे यह तोप उपलब्ध करानी थी। इस प्रकार गुस्ताव गेराट संभव की सीमाओं पर एक वास्तविक पैमाने का प्रयोग बन गया, एक ऐसी परियोजना जिसने भौतिकी के नियमों और रणनीतिक तर्क दोनों को चुनौती दी। जब 1941 में अंतिम घटक पूरे हो गए तो गुस्ताव एक मूर्त वास्तविकता के रूप में अस्तित्व में आया, जो सभी प्रारंभिक भविष्यवाणियों से बढ़कर था। यह अनुमान से अधिक भारी, अधिक जटिल, अधिक नाजुक और अधिक महंगा था, लेकिन यह निर्विवाद रूप से अब तक निर्मित सबसे बड़ी कैलिबर वाली तोप भी थी, जो तीसरे रह की अत्यधिक महत्वाकांक्षा की भौतिक अभिव्यक्ति थी। गतिमान राक्षस, स्टील का वह दैत्य जिसने हजारों लोगों को घसीटा। कब्जे वाले यूरोप में 4 मंजिला इमारत के बराबर स्टील के निर्माण को ले जाना सैन्य इतिहास में अभूतपूर्व रूप से एक रसद चुनौती थी। श्वेयर गुस्ताव केवल एक बड़े आकार का हथियार नहीं था, यह एक मोबाइल औद्योगिक स्थापना थी जिसके लिए एक छोटे शहर के निर्माण के बराबर संसाधनों के समन्वय की आवश्यकता थी। इसे ले जाने, इसे इकट्ठा करने और युद्ध के लिए तैयार करने के ऑपरेशन ने जर्मन संगठनात्मक क्षमताओं और एक मशीन में निहित विरोधाभासों को उजागर किया, जिसे कुशलता से काम करने के बजाय प्रभावित करने के लिए अधिक डिजाइन किया गया था। प्रक्रिया की शुरुआत गुस्ताव के परीक्षण केंद्रों में व्यवस्थित तरीके से अलग अलग हिस्सों को अलग करने से हुई। प्रत्येक घटक को सूचीबद्ध करना था, पैक करना था और प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित करना था, जिसके लिए पूरे मैनुअल की आवश्यकता थी। 32 मीटर लंबी तोप की नली के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई रेलवे कार की आवश्यकता थी, जिसमें मजबूत सस्पेंशन हो। ब्रीच क्लोजर एक गद्देदार डिब्बे में यात्रा करता था जो इसे कंपन से बचाता था। हाइड्रोलिक सिस्टम को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और उनके घटकों को दबाव वाले कंटेनरों में संग्रहित किया गया था। लोडिंग ऑपरेशन के लिए 5 विशेष ट्रेनों की आवश्यकता थी, जिनकी कुल संख्या 100 डिब्बे थी। यह केवल हथियार के टुकड़ों को ले जाने के बारे में नहीं था, इसके लिए पूरे तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को जुटाना आवश्यक था। असेंबली क्रेन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, विशेष उपकरण, महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स, मापने के उपकरण, ऑपरेटरों के लिए आवास मॉड्यूल और हजारों लोगों को हफ्तों तक जीवित रखने के लिए प्रावधान। रेलवे यात्रा कार्यक्रम की योजना बहरामाच के परिवहन जनरल स्टाफ द्वारा महीनों पहले ही बना ली गई थी। मार्ग के प्रत्येक भाग का निरीक्षण यह सत्यापित करने के लिए किया गया था कि पुल असाधारण भार को सहन कर सकेंगे, कि मोड़ अतिरिक्त लंबी गाड़ियों के गुजरने की अनुमति देंगे, कि स्टॉपिंग स्टेशनों पर पुनः आपूर्ति और रखरखाव के लिए आवश्यक सुविधाएं होंगी। काफिला अधिकतम गोपनीयता के साथ यात्रा कर रहा था, जिसमें स्थायी सैन्य अनुरक्षण और एन्क्रिप्टेड संचार व्यवस्था थी। मार्ग पर नागरिक आबादी को अस्थायी रूप से रेलवे पटरियों के आसपास के क्षेत्र को खाली करने के आदेश दिए गए थे, आधिकारिक तौर पर विशेष सैन्य अभ्यास के लिए। सामान्य रेलवे यातायात से बचने और दुश्मन की हवाई निगरानी के जोखिम को कम करने के लिए समय सारिणी का समन्वय किया गया था। गंतव्य सेवस्तोपोल के बाहरी इलाके में रणनीतिक रूप से चुना गया क्षेत्र था, जहां गुस्ताव को काले सागर के सोवियत किले की घेराबंदी के लिए तैनात किया जाना था। तैनाती के स्थान का चयन करने के लिए कई महीनों तक हवाई और स्थलीय टोही की आवश्यकता थी, जिसमें जमीन की स्थिरता, इष्टतम फायरिंग दूरी, छलावरण की संभावनाएं और रसद पहुंच जैसे कारकों का मूल्यांकन किया गया था। चुना गया इलाका नियोजित उद्देश्यों से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक ऊंचा मैदान था, जो कम पहाड़ियों और वनस्पतियों से सुरक्षित था, जो छिपने में सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि गुस्ताव को रखने से पहले साइट में बड़े पैमाने पर संशोधन की आवश्यकता थी। पहला कदम सैकड़ों वर्ग मीटर की सतह को समतल और संकुचित करना था, जिसमें कंपन के कारण डूबने से बचाने के लिए भूमिगत कंक्रीट सुदृढ़ीकरण था।
रेलवे के बुनियादी ढांचे का निर्माण अपने आप में एक इंजीनियरिंग परियोजना थी। गुस्ताव को पारंपरिक पटरियों पर नहीं चढ़ाया जा सकता था। इसके लिए समानांतर रेल की दोहरी प्रणाली की आवश्यकता थी, जो मिलीमीटर परिशुद्धता के साथ अलग हो और कंक्रीट के आधारों द्वारा स्थिर हो, जो प्रतिधुरा 650 टन से अधिक भार का प्रतिरोध कर सके। पटरियां 1200 मीटर तक फैली हुई थीं, जिनमें कोमल वक्र थे जो लक्ष्य को समायोजित करने के लिए तोप के पार्श्व विस्थापन की अनुमति देते थे। चूंकि गुस्ताव में घूमने वाला बुर्ज नहीं था, इसलिए इसका क्षैतिज लक्ष्य निर्धारण पूरी तरह से इन पटरियों पर शारीरिक गति पर निर्भर था, जिसमें 2 डीजल इंजनों का उपयोग करके पूरे द्रव्यमान को सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तक स्थानांतरित किया जाता था, जब तक कि हथियार प्रत्येक लक्ष्य के साथ संरेखित न हो जाए। इस रेलवे सिस्टम की स्थापना के लिए 3 सप्ताह तक लगातार काम करना पड़ा। इंजीनियर बटालियनों ने नींव खोदी, टन भर बजरी और गिट्टी का परिवहन किया। नौसेना निर्माण सहनशीलता के साथ रेल स्थापित की और सटीक स्थलाकृतिक उपकरणों का उपयोग करके संरेखण को सत्यापित किया। इस आधार में कोई भी अपूर्णता फायरिंग के दौरान पटरी से उतरने या संरचनात्मक विकृतियों को भड़का सकती है। इसके साथ ही ऑपरेशन को जारी रखने के लिए जरूरी सहायक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जा रहा था। विस्फोटकों को सुरक्षित रखने के लिए वेंटिलेशन और आर्द्रता नियंत्रण प्रणालियों के साथ भूमिगत गोला बारूद डिपो, बख्तरबंद टेलीफोन केबलों से जुड़े दबे हुए कमांड बंकर, प्रत्यक्ष आग के लिए छिपे हुए अवलोकन टावर, आपातकालीन मरम्मत के लिए विशेष उपकरणों के साथ रखरखाव कार्यशालाएं। गुस्ताव की असेंबली एक ऐसा ऑपरेशन बन गया जिसमें विशेष इकाइयों में वितरित 5000 से ज्यादा लोग शामिल थे। ग्रुप सिविलियन तकनीशियनों द्वारा निर्देशित असेंबली इंजीनियरों ने मिलीमीटर से कम सहनशीलता वाले महत्वपूर्ण घटकों के युग्मन की निगरानी की। अयुद्ध विशेषज्ञों ने पुनः लोड करने, निशाना लगाने और दबाव नियंत्रण की आंतरिक प्रणालियों का सत्यापन किया। सुरक्षा सैनिकों ने रक्षात्मक परिधि स्थापित की और लगातार कार्यक्षेत्र में गश्त की। इस प्रक्रिया की शुरुआत पटरियों पर मुख्य फ्रेम की स्थापना से हुई, जिसमें विशाल क्रेन का उपयोग किया गया, जिन्हें स्थिरता बनाए रखने के लिए अस्थायी कंक्रीट नींव की आवश्यकता थी। टॉप ट्यूब की असेंबली सबसे नाजुक ऑपरेशन थी। 32 मीटर का सटीक स्टील, जिसे ब्रीच, एलिवेशन और रिकॉइल सिस्टम के साथ पूरी तरह से संरेखित करना था। असेंबली के प्रत्येक चरण में महीनों के प्रशिक्षण के दौरान विकसित सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया गया। कार्यदल 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते थे। प्रत्येक चरण में निरंतर पर्यवेक्षण और कई सत्यापन होते थे। गलतफहमी से बचने के लिए पूर्व निर्धारित कोड का उपयोग करके संचार किया गया था, जो टन वजन वाले घटकों के साथ दुर्घटनाओं को भड़का सकता था। असेंबली का तीसरा दिन अंतिम अंशांकन और सिस्टम परीक्षणों के लिए समर्पित था। हाइड्रोलिक तंत्र को धीरे धीरे परिचालन मापदंडों तक पहुंचने तक दबाव में रखा गया। विद्युत प्रणालियों को जोड़ा गया और डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल का उपयोग करके सत्यापित किया गया। ब्रीच क्लोजर को इसके सही कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बार बार नकली भार के साथ परीक्षण किया गया। इसके साथ ही 500 लोगों की एक विशेष इकाई ने गुस्ताव के छलावरण और सुरक्षा पर काम किया। धुआं सेना ने छिपने की संरचनाएं बनाई, जिन्होंने तोप को कृत्रिम पहाड़ी या झूठी इमारतों के एक समूह में बदल दिया। रणनीतिक स्थानों पर विशेष धुआं जनरेटर लगाए गए थे, जो दुश्मन के ऊपर से उड़ान भरने की स्थिति में कई वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाली घनी स्क्रीन बनाने में सक्षम थे। छलावरण में थर्मल डिटेक्शन के खिलाफ उपाय भी शामिल थे। दिन के दौरान गर्म होने वाले धातु के हिस्सों को इंसुलेटिंग कंबल से ढक दिया गया था। हीट डिस्पर्सर ने इंजन और जनरेटर से निकलने वाले थर्मल उत्सर्जन को पुनर्निर्देशित किया। हवाई टोही को भ्रमित करने के लिए अन्य स्थानों पर झूठे रिफ्लेक्टर लगाए गए थे। गुस्ताव की विमान रोधी रक्षा के लिए सहायक हथियारों के जटिल नेटवर्क की आवश्यकता थी। विमान रोधी तोप की बैटरियां कई किलोमीटर के दायरे में तैनात की गई थीं, जिसमें ओवरलैपिंग फायर जोन थे जो सभी संभावित दृष्टिकोणों को कवर करते थे। भारी मशीन गन को छिपे हुए घोंसलों में लगाया गया था। हमले की स्थिति में रात की रोशनी के लिए खोज प्रोजेक्टर तैयार किए गए थे। ऑपरेशन की आपूर्ति एक स्थायी रसद चुनौती का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रत्येक दिन इंजनों और जनरेटर के लिए ईंधन, निरंतर उपयोग में आने वाले उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स,
हजारों लोगों के लिए प्रावधान, सहायक रक्षा के लिए गोला बारूद और गुस्ताव रखरखाव के लिए विशेष घटकों की आवश्यकता होती थी। पता लगाने से बचने के लिए सब कुछ माध्यमिक सड़कों और गंदगी वाले रास्तों से ले जाया जाना था। संचार को फील्ड टेलीफोन, शॉर्ट रेंज रेडियो और कोडित दृश्य संकेतों के एक अनावश्यक नेटवर्क के माध्यम से स्थापित किया गया था। मुख्य कमांड पोस्ट गुस्ताव से कई किलोमीटर दूर एक भूमिगत बंकर में स्थित था, जो सुरंगों से जुड़ा था, जिससे कमांड कर्मियों की सुरक्षित आवाजाही की अनुमति मिलती थी। अग्रिम पर्यवेक्षकों को ऊंचे स्थानों पर तैनात किया गया था, जहां से वे लक्ष्य और दुश्मन के हवाई मार्ग दोनों पर नजर रख सकते थे। फील्ड टेलीफोन, लंबी दूरी की दूरबीनों और बैलिस्टिक माप उपकरणों से लैस, वे गुस्ताव की आंखों का काम करते थे ताकि वे अपनी आंख को निर्देशित कर सकें और खतरों के बारे में सचेत कर सकें। परिधि सुरक्षा के लिए निरंतर गश्त, सभी प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण चौकियां और मोर्चे पर तैनात नियमित इकाइयों के साथ समन्वय की आवश्यकता थी। स्थिति के जोखिम में पड़ने की स्थिति में पासवर्ड बदलना, पहचान प्रोटोकॉल और आपातकालीन निकासी योजनाएं स्थापित की गईं। तैयारियों में 15 किलोमीटर के दायरे में नागरिक आबादी को निकालना भी शामिल था। आधिकारिक तौर पर तोपखाने अभ्यास के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में प्रस्तुत इस ऑपरेशन ने संभावित गवाहों के क्षेत्र को साफ कर दिया और अतिरिक्त रसद जटिलताओं को समाप्त कर दिया। जब अंततः गुस्ताव को पूरी तरह से इकट्ठा, कैलिब्रेट और संरक्षित किया गया, तो यह एक अस्थायी सैन्य शहर का केंद्र था, जिसे विशेष रूप से एक तोप को फायर करने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। हजारों लोग, सैकड़ों वाहन, टन भर उपकरण और आपूर्ति सभी एक मशीन के कामकाज के अधीन थे, जिसे अभी भी यह प्रदर्शित करना था कि क्या यह उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है जो संसाधनों की ऐसी तैनाती को उचित ठहराते हैं। इस ऑपरेशन के लिए कई महीनों की योजना, कई हफ्तों का क्रियान्वयन और कई पूर्ण डिवीजनों के बराबर संसाधनों की आवश्यकता थी। यह सब एक ऐसे हथियार को फायरिंग पोजीशन में रखने के लिए था जिसकी वास्तविक प्रभावशीलता अज्ञात थी, जिसे केवल युद्ध द्वारा ही हल किया जा सकता था। सेवस्तोपोल, जब दुनिया की सबसे बड़ी तोप दागी गई। 5 जून 1942 की सुबह जर्मन सेना को आधुनिक युद्ध के सबसे दुर्जय गढ़ों में से एक के सामने तैनात पाया गया। सेवस्तोपोल केवल एक बंदरगाह शहर नहीं था, यह एक किला था जो दशकों तक विकसित होता रहा और फिर एक रक्षात्मक परिसर बन गया जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से फैला हुआ था, 30 मीटर भूमिगत और काले सागर के चट्टानी तट के साथ किलोमीटर तक। 1 लाख से ज्यादा सोवियत सैनिकों ने उन ठिकानों की रक्षा की जिनमें फोर्ट स्टालिन, 6 मीटर मोटी दीवारों वाला एक प्रबलित कंक्रीट परिसर, और फोर्ट मोलोटोव, लंबी दूरी की नौसैनिक तोपों से सुसज्जित एक तटीय बैटरी शामिल थी। सोवियत सैन्य इंजीनियरों ने चट्टानों और पहाड़ियों की प्राकृतिक स्थलाकृति का फायदा उठाकर लगभग अभेद्य ठिकाने बनाए थे, जो सुरंगों के एक नेटवर्क से जुड़े थे, जिससे दुश्मन की गोलाबारी के बिना सैनिकों और आपूर्ति की आवाजाही संभव हो सकी। यह इस किले के विरुद्ध था कि श्वेरर गुस्ताव पहली और एकमात्र बार वास्तविक युद्ध में अपनी योग्यता साबित करने जा रहा था। पहले दिन 16:00 बजे सुबह तक चली अंतिम जांच के बाद आर्टिलरी कमांडर ने पहली गोली चलाने की अनुमति दी। निर्धारित लक्ष्य फोर्ट स्टालिन था, जो 28 किलोमीटर दूर स्थित था। चयनित प्रक्षेप्य को विशेष रूप से भूमिगत किलेबंदी को भेदने के लिए डिजाइन किया गया था। 7100 किलोग्राम टेम्पर्ड स्टील और विस्फोटक। गुस्ताव के विस्फोट की आवाज दर्जनों किलोमीटर दूर तक सुनी गई। तोप के मुंह से धुआं और आग का एक स्तंभ उठ रहा था, जबकि प्रक्षेप्य एक परवलयिक प्रक्षेप पथ में हवा को चीरता हुआ 1 मिनट से अधिक समय तक चला। सटीक ऑप्टिकल उपकरणों से लैस अग्रिम पर्यवेक्षकों ने प्रक्षेप्य के निशान का तब तक पीछा किया जब तक कि वह टकराया नहीं। पहला शॉट 120 मीटर से चूक गया। प्रक्षेप्य खुले मैदान में जा गिरा, जिससे 15 मीटर व्यास का गड्ढा बन गया, लेकिन सोवियत रक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जर्मन तोपखाने ने गणना में शामिल नहीं किए गए वायुमंडलीय कारकों को विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। उच्च ऊंचाई वाली हवाएं, तापमान में बदलाव, विभिन्न स्तरों पर वायु प्रतिरोध। पुनः लोड करने में 47 मिनट लगे।
हाइड्रोलिक तंत्र ने धीरे धीरे एक नए प्रक्षेप्य को ब्रीच तक ऊपर उठाया, जबकि तोपखाने के लोगों ने ऊंचाई को समायोजित किया और सुधारों की गणना की। पर्यवेक्षकों ने बताया कि पिछले प्रभाव ने सोवियत सेना को चिंतित कर दिया था, जिन्होंने पहले गड्ढे के क्षेत्र की ओर टोही इकाइयों को जुटाना शुरू कर दिया था। दूसरा प्रक्षेप्य पश्चिमी दिशा की ओर लगभग 140 मीटर दूर चला गया। तीसरा 90 मीटर पीछे रह गया। चौथा लक्ष्य से आगे निकल गया। दिन के अंत तक गुस्ताव ने दुश्मन की किलेबंदी पर एक भी सीधा प्रहार किए बिना 5 प्रक्षेप्य दागे थे। मुख्यालय को भेजी गई रात्रि रिपोर्ट में सतर्कतापूर्वक आशावादी लहजा अपनाया गया। गोलियों के भयभीत करने वाले प्रभाव का उल्लेख किया गया और यह सुझाव दिया गया कि अतिरिक्त समायोजन के साथ सटीकता में सुधार होगा। हालांकि तोपखाने के अधिकारियों ने अत्यधिक फैलाव के बारे में निजी चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन मौसम संबंधी परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल थीं। तोपखाने के जवानों ने रात भर लक्ष्य प्रणाली को फिर से जांचने और बैलिस्टिक गणनाओं की समीक्षा करने में काम किया था। उस दिन का लक्ष्य फोर्ट मोलोटोव था, जो एक तटीय बैटरी थी जिसके निष्क्रिय होने से सोवियत बंदरगाह की सुरक्षा में सेंध लग सकती थी। 6 जून की पहली गोली लक्ष्य से 150 मीटर पहले एक चट्टानी ढलान पर लगी, जिसने विस्फोट के प्रभाव को और बढ़ा दिया। हालांकि इससे दुश्मन के ठिकानों को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन विस्फोट से चट्टान खिसक गई, जिसने एक द्वितीयक पहुंच मार्ग को आंशिक रूप से बाधित कर दिया। तोपखाने के जवानों ने इसे मामूली प्रगति माना। दूसरा प्रक्षेप्य दाहिने किनारे की ओर मुड़ गया, बंदरगाह के उथले पानी में टकराया और जर्मन ठिकानों से दिखाई देने वाला एक जल स्तंभ खड़ा कर दिया। तीसरा कुछ सहायक प्रतिष्ठानों के आसपास गिरा, लेकिन पर्यवेक्षक दूरी और उत्पन्न धुएं के कारण महत्वपूर्ण क्षति की पुष्टि नहीं कर सके। दिन के चौथे शॉट के दौरान जो हुआ उसे जर्मनों ने अपनी पहली आंशिक सफलता माना। प्रक्षेप्य एक द्वितीयक तोपखाने की स्थिति के पास टकराया। प्रारंभिक प्रभाव के कई सेकंड बाद दिखाई देने वाला एक द्वितीयक विस्फोट गोला बारूद डिपो के संभावित विनाश का संकेत देता है। हालांकि इंटरसेप्ट किए गए संचार ने संकेत दिया कि मुख्य सोवियत रक्षा बरकरार रही। गोलियों की धीमी गति ने जिम्मेदार अधिकारियों को निराश करना शुरू कर दिया। प्रत्येक प्रक्षेप्य को तैयार करने में 45 से 60 मिनट तक का समय लगता था, जिससे गुस्ताव की दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता सीमित हो जाती थी। जर्मन पारंपरिक तोपों ने गुस्ताव को एक प्रक्षेप्य के लिए जितने समय की आवश्यकता होती थी, उतने समय में दर्जनों प्रक्षेप्य दागे। दूसरे दिन के अंत में 8 अतिरिक्त प्रक्षेपास्त्र दागे गए, जिससे कुल संख्या 13 हो गई। इनमें से केवल एक ने ही सत्यापन योग्य प्रभाव उत्पन्न किया था और सोवियत रक्षा ने जवाबी बैटरी फायर के साथ जवाब देना जारी रखा, जो दूरी के कारण गुस्ताव के खिलाफ अप्रभावी होने के बावजूद यह दर्शाता था कि दुश्मन का मनोबल नहीं टूटा था। तीसरे दिन वह घटना घटी जिसे बाद में गुस्ताव की लड़ाई में एकमात्र पुष्ट सफलता माना गया। हवाई सर्वेक्षण से पता चला कि यह एक भूमिगत भंडारण परिसर था, जिसका इस्तेमाल संभवतः गोला बारूद या महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए किया जाता था। यह संरचना लगभग 20 मीटर भूमिगत स्थित थी, जो कंक्रीट और चट्टान की कई परतों से सुरक्षित थी। 11 बजे दागी गई कवच भेदी प्रक्षेपास्त्र ने ऊपरी सुरक्षा परतों को प्रभावी ढंग से भेद दिया और भूमिगत परिसर के अंदर विस्फोट कर दिया। परिणामी विस्फोट के बाद द्वितीयक विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, जो कई मिनटों तक जारी रही, जो संग्रहित विस्फोटक सामग्रियों के प्रज्वलन का संकेत देती है। इस अनूठी सफलता को जर्मन रिपोर्टों में सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया और बाद में गुस्ताव की प्रभावशीलता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि सोवियत पर्यवेक्षकों ने बताया कि डिपो के विनाश ने सेवस्तोपोल की सामान्य रक्षात्मक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया, क्योंकि यह अन्य स्थानों पर डुप्लीकेट रिजर्व के साथ एक सहायक स्थापना थी। तीसरे दिन की बची हुई गोलियों से मिले जुले नतीजे मिले। डेटोनेटर की समस्या के कारण 2 प्रोजेक्टाइल पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं हो पाए। 3 अन्य अपने अपने लक्ष्यों से 80 से 200 मीटर के बीच भटक गए। दिन का आखिरी शॉट दुश्मन की तोपखाने की स्थिति के पास लगा, लेकिन नुकसान मामूली था और रात के दौरान इसकी मरम्मत कर दी गई। चौथे दिन तक
गुस्ताव की सीमाएं सभी पर्यवेक्षकों के लिए स्पष्ट हो गई थीं। सटीकता अनिश्चित बनी रही। फैलाव नियमित रूप से 100 मीटर से अधिक था। धीमी गति ने प्रभावी आग को केंद्रित करने के किसी भी प्रयास को रोक दिया। स्थिर लक्ष्यों के लिए डिजाइन किए गए लक्ष्यीकरण प्रणालियों ने उन लक्ष्यों के अनुकूल होने में कठिनाइयां दिखाईं जो स्थिति या सामरिक महत्व को बदलते हैं। चौथे दिन के 5 शॉट्स में उस क्षण तक हासिल किया गया सबसे नजदीकी प्रभाव शामिल था। एक प्रक्षेप्य जो रक्षात्मक केसमेट से बमुश्किल 45 मीटर की दूरी पर गिरा। विस्फोट से बाहरी दीवारें टूट गईं और गैरिसन में मामूली हताहत हुए, लेकिन संरचना चालू रही। एक और प्रक्षेप्य सीधे एक परित्यक्त खाई में जा गिरा, जिससे एक शानदार लेकिन सामरिक रूप से बेकार गड्ढा बन गया। गुस्ताव के 5वें और अंतिम फायरिंग दिवस पर उपलब्ध गोला बारूद को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता थी। इससे पहले कि बाहरी कारकों के कारण हथियार को वापस लेना पड़े, केवल 5 प्रोजेक्टाइल बचे थे और जर्मन कमांड ने हाल ही में टोही द्वारा पहचाने गए अवसर लक्ष्यों के खिलाफ उनका उपयोग करने का फैसला किया। दिन की पहली गोली एक प्रमुख पहाड़ी पर स्थित एक किलेबंद निगरानी चौकी पर मारी गई। प्रक्षेप्य लक्ष्य से कई मीटर नीचे ढलान पर गिरा, लेकिन विस्फोट ने दुश्मन की स्थिति को इतना अस्थिर कर दिया कि उसकी निगरानी आग अस्थायी रूप से शांत हो गई। गुस्ताव के 4 अंतिम शॉट लगातार पुनः लौट करने के समय द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निष्पादित किए गए। 3 पूरी तरह से अपने लक्ष्य से चूक गए, खुले इलाके या बंदरगाह के पानी में टकराए। आखिरी प्रक्षेप्य उस क्षेत्र के आसपास गिरा जहां दुश्मन की गतिविधि संदिग्ध थी, लेकिन पर्यवेक्षक दृश्यता की स्थिति के कारण विशिष्ट परिणामों की पुष्टि नहीं कर सके। जब आखिरी गोली का धुआं छंट गया तो गुस्ताव ने 5 दिनों की लड़ाई में अपने 48 प्रोजेक्टाइल खत्म कर दिए थे। आधिकारिक संतुलन ने 3 संभवतः प्रभावी प्रभावों को दर्ज किया, जिसमें एक भूमिगत डिपो के विनाश और विभिन्न माध्यमिक पदों को मामूली क्षति की पुष्टि हुई। शेष 45 प्रोजेक्टाइल ने प्रभावशाली लेकिन सामरिक रूप से अप्रासंगिक गड्ढे बनाए थे। युद्ध के बाद की रिपोर्ट ने उम्मीदों और वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर किया। अब तक निर्मित सबसे बड़े कैलिबर के हथियार ने पारंपरिक तोपखाने से कम सटीकता और ऐसी दर का प्रदर्शन किया था जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए अपर्याप्त बनाता था। इसकी एकमात्र पुष्टि की गई सफलता के लिए 48 प्रक्षेपास्त्रों की आवश्यकता थी, जो परिणामों के लिए असंगत प्रयास था जो बहुत कम खर्चीले साधनों से प्राप्त किया जा सकता था। सेवस्तोपोल कुछ सप्ताह बाद गिर गया, लेकिन गुस्ताव के हस्तक्षेप के कारण नहीं। पारंपरिक तोपखाने और समन्वित हवाई हमलों द्वारा समर्थित हमलावर सैनिकों ने ऐसी रणनीति के माध्यम से रक्षा में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की जो शानदार हथियारों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि संयुक्त बल के व्यवस्थित उपयोग पर निर्भर थी। घेराबंदी के अंतिम चरणों के दौरान गुस्ताव चुप रहा, एक विशाल और बेकार दर्शक की तरह, उस लड़ाई का जो बिना उसकी भागीदारी के तय की गई थी। इसका एकमात्र युद्ध जीत की गड़गड़ाहट के साथ नहीं, बल्कि समाप्त हो चुके गोला बारूद और निराश उम्मीदों की खामोशी के साथ समाप्त हुआ था। सामरिक विफलता, प्रचार सफलता, गुस्ताव का असली कार्य। जबकि जर्मन तोपखाने के लोग क्रीमिया के मैदानों में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर रीच के प्रचार मंत्रालय के दफ्तरों में चूके हुए प्रभावों की गिनती कर रहे थे, जोसेफ गोएबल्स ने दुष्प्रचार की एक ऐसी सिम्फनी तैयार की जिसने गुस्ताव के औसत दर्जे के प्रदर्शन को तकनीकी अजेयता की किंवदंती में बदल दिया। नाजी हेरफेर के मास्टर आर्किटेक्ट के लिए तथ्यों की वास्तविकता जर्मन लोगों की धारणा से कम महत्वपूर्ण थी। गोएबल्स ने शुरू से ही समझ लिया था कि गुस्ताव का एक मूल्य था जो उसकी सैन्य प्रभावशीलता से कहीं बढ़कर था। एक ऐसे युद्ध में जो युद्ध के मोर्चों पर और आबादी के मनोबल पर लड़ा गया था, कल्पना से परे एक हथियार का अस्तित्व ही एक अमूल्य प्रचार संपत्ति थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लक्ष्य पर लगा या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह मौजूद था, कि यह दुश्मन पर निशाना साधता था, कि यह जर्मन तकनीकी श्रेष्ठता को इस तरह से मूर्त रूप देता था कि कोई भी राजनीतिक भाषण इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। प्रचार अभियान पहली गोली से महीनों पहले ही शुरू हो गया था।
जब गुप्त सुपर तोप के बारे में पहली अफवाहें जर्मन प्रेस में स्पष्ट रूप से गलती से फिल्टर होने लगीं। रहस्यमय लेखों में भारी तोपखाने में क्रांतिकारी विकास और युद्ध के पाठ्यक्रम को बदलने वाले हथियारों के बारे में बात की गई थी। विवरण जानबूझकर अस्पष्ट रखे गए थे, जिससे अटकलों को बढ़ावा मिला और ऐसी उम्मीद पैदा हुई जिसे वास्तविकता शायद ही संतुष्ट कर सके। यूएफए टोनवोचे न्यूज़रील, जो सभी रीच सिनेमाघरों में साप्ताहिक रूप से प्रक्षेपित की जाती थी, में गुस्ताव के निर्माण और परिवहन चरणों के दौरान सावधानीपूर्वक संपादित की गई तस्वीरें शामिल की जाने लगीं। शॉट्स में तकनीकी कठिनाइयों, देरी या प्रारंभिक परीक्षणों की विफलताओं को दिखाने से बचा गया। इसके बजाय कैमरे ने वीरतापूर्ण कोणों को कैप्चर किया जो हथियार की स्मारकीयता पर जोर देते थे। साथ ही विजयी संगीत और कथन जो गुस्ताव को रीच का हथौड़ा और विजय की तलवार के रूप में वर्णित करते थे। प्रयुक्त शब्दावली से प्रचार अभियान की परिष्कारिता का पता चलता है। वजन, कैलिबर या रेंज के विशिष्ट आंकड़े जिन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सकता था, कभी नहीं बताए गए। इसके बजाय विचारोत्तेजक तुलनाओं का उपयोग किया गया। गुस्ताव तूफान से ज्यादा शक्तिशाली था, भूकंप से ज्यादा विनाशकारी था, किसी भी झात हथियार से ज्यादा दूर तक फायर करने में सक्षम था। इन अस्पष्ट लेकिन प्रभावशाली विवरणों ने लोकप्रिय कल्पना में पूर्ण श्रेष्ठता की छवि उकेरी। वोल्किशर बेओबैक्टर और डेर एंग्रीफ के नेतृत्व में पार्टी के समाचार पत्रों ने लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें गुस्ताव को जर्मन इंजीनियरिंग प्रतिभा की परिणति के रूप में प्रस्तुत किया गया। अतीत के महान निर्माणों के साथ ऐतिहासिक समानताएं स्थापित की गईं। मिस्र के पिरामिड, गॉथिक कैथेड्रल, वाउबन के किले। निहित संदेश यह था कि जर्मनी ने इन सभी पिछली उपलब्धियों को पार कर लिया था, कुछ ऐसा बनाया जो संभव की सीमाओं को पार कर गया। रीच स्कूलों ने गुस्ताव को जर्मन नस्लीय और तकनीकी श्रेष्ठता के उदाहरण के रूप में अपने अध्ययन कार्यक्रमों में शामिल किया। बच्चों ने पार्टी संगठनों द्वारा दान की गई सामग्रियों का उपयोग करके स्केल मॉडल बनाए। हिटलर यूथ ने मॉडल निर्माण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसने समूह की पहचान और नाजी सैन्य शक्ति के लिए प्रशंसा दोनों को मजबूत किया। यह प्रचार शिक्षा कई स्तरों पर काम करती थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि गुस्ताव ने जर्मन विज्ञान की अन्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। किशोरों को समझाया गया कि यह उस तरह के नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल राष्ट्रीय समाजवादी व्यवस्था के तहत ही संभव था। वयस्कों को सुझाव दिया गया कि इसका अस्तित्व रीच की अपरिहार्य जीत की गारंटी देता है। हालांकि विजयोन्माद के इस मुखौटे के पीछे शासन के सबसे जानकार हलकों में संदेह की लहर दौड़ गई। मोर्चे से भेजी गई गोपनीय रिपोर्टें गुस्ताव की सीमाओं को पूरी तरह से छिपा नहीं सकीं। कुछ उच्च कमान अधिकारियों ने हथियार की व्यावहारिक उपयोगिता के बारे में आंतरिक संचार में संदेह व्यक्त किया। सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल फ्रांज हल्दर ने अपनी निजी डायरी में लिखा कि गुस्ताव संसाधनों की एक बड़ी बर्बादी है, जिसका इस्तेमाल सैकड़ों अधिक प्रभावी पारंपरिक तोपों में किया जा सकता था। एडमिरल एरिच रेडर ने एक ही तोपखाना में इतना प्रयास लगाने की तर्क संगतता के बारे में इसी तरह की शंका व्यक्त की, जबकि नौसेना को और अधिक पनडुब्बियों की सख्त जरूरत थी। इन आलोचनात्मक आवाजों को व्यवस्थित रूप से चुप करा दिया गया या हाशिए पर डाल दिया गया। नाजी व्यवस्था में फ्यूहरर के फैसलों का विरोध करना तकनीकी पहलुओं में भी पेशेवर करियर के लिए गंभीर परिणाम हो सकता था। इसलिए संदेह को वर्गीकृत रिपोर्टों में दर्ज किया जाता था या केवल विश्वसनीय अधिकारियों के बीच निजी बातचीत में व्यक्त किया जाता था। इस बीच प्रचार तंत्र ने नकारात्मक जानकारी के किसी भी फिल्ट्रेशन का प्रतिकार करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। जब गुस्ताव की सीमित सटीकता के बारे में अफवाहें लोगों के बीच फैलने लगीं, तो गोएबल्स ने उन लेखों के प्रकाशन का आदेश दिया जिनमें विनाशकारी प्रभावों और दुश्मन के लक्ष्यों के पूर्ण विनाश की बात की गई थी। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। जहां एक गड्ढा था, वहां 3 की सूचना दी गई। जहां मामूली क्षति हुई, वहां पूर्ण विनाश का वर्णन किया गया। गुस्ताव के शॉट्स देखने वाले सैनिकों की गवाही को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से पहले सावधानीपूर्वक फिल्टर किया गया था।
केवल वे विवरण प्रकाशित किए गए थे जो हथियार की शक्ति और दुश्मन में इसके द्वारा प्रेरित आतंक पर जोर देते थे। असफलताओं, अशुद्धियों या तकनीकी समस्याओं के विवरण को सेंसर किया गया या फिर से लिखा गया ताकि सफलता की सुसंगत कहानी प्रस्तुत की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार भी रणनीति का हिस्सा था। गुस्ताव के बारे में खबरें जानबूझकर तटस्थ देशों के मीडिया आउटलेट्स में लीक की गईं, इस उम्मीद के साथ कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंच जाएंगी। इसका उद्देश्य पश्चिमी लोकतंत्रों की ऐसी शक्ति वाले हथियारों का सामना करने की क्षमता के बारे में संदेह पैदा करना था। हालांकि कई विदेशी विशेषज्ञों ने जर्मन दावों पर संदेह किया, लेकिन उनके सच होने की संभावना ने मित्र देशों के सैन्य हलकों में चिंता पैदा कर दी। जर्मनी के भीतर गुस्ताव का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसके प्रवर्तकों की सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। सिचरहिट्सडियंस्ट द्वारा किए गए गुप्त सर्वेक्षणों से पता चला कि आबादी का एक महत्वपूर्ण बहुमत मानता था कि सुपरतोप जर्मन जीत की गारंटी देती है। इन जांचों में दर्ज टिप्पणियों में इस तरह के हथियारों के साथ कोई भी हमें रोक नहीं सकता और फ्यूहरर ने हमें जीत की कुंजी दी है जैसे वाक्यांश शामिल थे। यह लोकप्रिय विश्वास 1942 में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जब युद्ध अनुमान से अधिक लंबा चलने लगा था और जर्मन अजेयता के बारे में पहली शंकाएं उभरने लगी थीं। गुस्ताव श्रेष्ठता के एक मूर्त प्रतीक के रूप में कार्य करता था, जो अन्य मोर्चों से आने वाली कम अनुकूल खबरों का प्रतिकार करता था। गुस्ताव मिथक के निर्माण में एक विशिष्ट दृश्य प्रतीक विद्या का निर्माण भी शामिल था। आधिकारिक तस्वीरों में तोप को ऐसे कोणों से दिखाया गया है जो इसके दृश्य प्रभाव को अधिकतम करते हैं। अक्सर सैनिकों को इसके बगल में खड़ा करके इसके अलौकिक पैमाने पर जोर दिया जाता है। इन छवियों को पोस्टर, डाक टिकटों और आधिकारिक प्रकाशनों पर पुनः प्रस्तुत किया गया, जो जर्मन शक्ति के पहचाने जाने योग्य प्रतीक बन गए। रीच कलाकारों को गुस्ताव की कार्रवाई के महाकाव्य चित्रण बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। पेंटिंग्स में दुश्मन की किलेबंदी पर तोपों की फायरिंग, शानदार विस्फोट और जर्मन सैनिकों को विजयी रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाया गया था। दीर्घाओं और सार्वजनिक भवनों में प्रदर्शित इन कार्यों ने तकनीकी अजेयता की कहानी को मजबूत किया। यहाँ तक कि लोकप्रिय साहित्य को भी गुस्ताव मिथक को बढ़ावा देने के लिए जुटाया गया था। सैन्य साहसिक उपन्यासों में गुप्त हथियार के संदर्भ शामिल थे, जो युद्ध के पाठ्यक्रम को बदल देंगे। तकनीकी पत्रिकाओं ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में अटकलें लगाने वाले लेख प्रकाशित किए, जिन्होंने इस तरह की इंजीनियरिंग उपलब्धि को संभव बनाया। सब कुछ ने एक मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में योगदान दिया, जिसने गुस्ताव को एक निर्विवाद वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रचार अभियान की विडंबना यह थी कि इसकी सफलता को हथियार की वास्तविक प्रभावशीलता के विपरीत मापा गया। युद्ध के मैदान में गुस्ताव जितना कम उपयोगी साबित हुआ, इसकी शक्ति के भ्रम को जीवित रखना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया। प्रचार ने एक ऐसा प्राणी बनाया था जिसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लगातार नए दावों और अतिशयोक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। जोसेफ गोएबल्स ने अपनी डायरी में निजी टिप्पणियों में इस विरोधाभास को पहचाना। गुस्ताव एक हथियार की तुलना में प्रतीक के रूप में अधिक मूल्यवान है। इसकी छवि इसके शॉट्स से अधिक मूल्यवान है। इस व्यावहारिक मूल्यांकन ने नाजी प्रचार तंत्र की परिष्कृतता को दर्शाया, जो विफलताओं को भी सामाजिक नियंत्रण के साधनों में बदलने में सक्षम था। स्टील उपसंहार, गुस्ताव की अंतिम नियति। क्रीमिया के मैदानों में श्वेरर गुस्ताव की आखिरी गोली के बाद जो खामोशी छाई थी, वह उसके इतिहास के अंत का संकेत नहीं थी, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत थी, जो नाजी परियोजना के मूलभूत विरोधाभासों को उजागर करेगी। अब तक निर्मित सबसे बड़ी कैलिबर वाली तोप ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की, नई लड़ाइयों की ओर नहीं, बल्कि उस जानबूझकर विनाश की ओर जिसे इसके अपने निर्माताओं ने इसके लिए आरक्षित किया था। गुस्ताव की जर्मन क्षेत्र में वापसी उसी सावधानी से की गई थी जिस तरह से इसकी शुरुआती तैनाती की गई थी, लेकिन विपरीत दिशा में। अगस्त 1942 के दौरान, जब जर्मन सेना पूर्वी मोर्चे पर अपनी विजय को अस्थायी रूप से मजबूत कर रही थी, तो तोप को एक बार फिर से अलग किया गया और उन्हीं 5 विशेष ट्रेनों में लोड किया गया जो इसे महीनों पहले ले गई थी।
इसके स्थानांतरण के लिए चुना गया गंतव्य रुगेनवाल्ड था, जो पश्चिमी पोमेरेनिया में एक सैन्य प्रतिष्ठान था जो दशकों तक भारी तोपखाने के परीक्षण केंद्र के रूप में काम करता था। सक्रिय मोर्चों से दूर लेकिन आधिकारिक प्रदर्शनों के लिए सुलभ, गुस्ताव को अपना अंतिम स्टेशन जर्मनी में मिलेगा, जो यह समझने लगा था कि युद्ध अनुमान से अधिक लंबा और कठिन होगा। रुगेनवाल्डे में गुस्ताव को युद्ध क्षेत्र में प्रचलित परिस्थितियों की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक परिस्थितियों में पुनः जोड़ा गया। क्रुप तकनीशियनों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए गहन रखरखाव किया, फायरिंग के दौरान जमा हुए घिसाव की मरम्मत की और संरचनात्मक थकान के लक्षण दिखाने वाले घटकों को बदला। संशोधनों ने परियोजना के विकास के दौरान इंजीनियरों द्वारा व्यक्त की गई कई चिंताओं की पुष्टि की। तोप ने अपनी आंतरिक राइफलिंग में महत्वपूर्ण क्षरण दिखाया, जिसमें सटीकता का नुकसान था, जो अतिरिक्त शॉट्स के साथ और भी खराब हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में माइक्रो क्रैक विकसित हो गए थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम हो गई थी। मुख्य फ्रेम में मामूली लेकिन स्थायी विकृतियां थीं, जिसने हथियार के सामान्य संरेखण को प्रभावित किया। इन स्पष्ट तकनीकी समस्याओं के बावजूद एडोल्फ हिटलर ने गुस्ताव के प्रति अपना व्यक्तिगत आकर्षण बनाए रखा। 1942 के अंत और 1943 की शुरुआत के बीच किसी समय उन्होंने रुगेनवाल्डे की एक निजी यात्रा का आयोजन किया ताकि उस हथियार का प्रदर्शन देख सकें जिसने तकनीकी वर्चस्व की उनकी कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया था। प्रदर्शन को दृश्य प्रभाव को अधिकतम करने और गुस्ताव की सीमाओं के साक्ष्य को न्यूनतम करने के लिए सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किया गया था। निश्चित लक्ष्यों को स्पष्ट भूभाग पर सटीकता के अनुकूल दूरी पर चुना गया था। प्रोजेक्टाइल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया गया। फायरिंग के लिए इष्टतम क्षण मिलने तक मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी की गई। हिटलर ने एक ऊंचे स्थान से प्रदर्शन का अवलोकन किया, जिससे उसे गुस्ताव के पैमाने और उसके शॉट्स के तमाशे दोनों की सराहना करने का मौका मिला। बाद की रिपोर्टों में हथियार के असाधारण प्रदर्शन के बारे में उनकी संतुष्टि और उनकी पुष्टि का वर्णन किया गया कि यह जर्मन इंजीनियरिंग की अभूतपूर्व उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि यह मूल्यांकन सिस्टम की तकनीकी वास्तविकता की तुलना में पर्यवेक्षक की अपेक्षाओं को अधिक दर्शाता है। प्रदर्शन शॉट्स ने वही सीमाएं प्रकट की जो युद्ध में गुस्ताव के उपयोग की विशेषता थी। सटीकता अनिश्चित रही, हालांकि नियंत्रित स्थितियों से इसमें सुधार हुआ। गति धीमी रही, जिसके कारण शॉट्स के बीच लंबे अंतराल की आवश्यकता थी। प्रत्येक फायर किए गए प्रोजेक्टाइल के साथ तोप का घिसाव बढ़ता रहा। फिर भी हिटलर के लिए ये तकनीकी विचार गुस्ताव के प्रतीकवाद से कम महत्व रखते थे। ये हथियार प्राकृतिक नियमों को चुनौती देने वाले चमत्कार बनाने में सक्षम रीच के उनके दृष्टिकोण के मूर्त रूप का प्रतिनिधित्व करता था। युद्ध के मैदान पर इसकी व्यावहारिक उपयोगिता की परवाह किए बिना इसका अस्तित्व नस्लीय और तकनीकी श्रेष्ठता की नाजी विचारधारा को मान्य करता है। प्रदर्शन के बाद गुस्ताव रुगेनवाल्डे में परिचालन अलर्ट स्थिति में रहा, हालांकि विशिष्ट निर्दिष्ट मिशनों के बिना। इसे बनाए रखने के लिए संसाधन काफी थे। विशेष तकनीकी कर्मचारी, आयातित स्पेयर पार्ट्स, इसके सहायक प्रणालियों के लिए ईंधन और आधिकारिक तौर पर गुप्त हथियार के रूप में वर्गीकृत किए गए हथियार की सुरक्षा के लिए सुरक्षा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और जर्मन सामरिक स्थिति बिगड़ती गई, गुस्ताव की उपयोगिता लगातार संदिग्ध होती गई। इसकी गतिहीनता ने इसे मोबाइल युद्ध के लिए अपर्याप्त बना दिया, जो संघर्ष के अंतिम चरणों की विशेषता थी। इसकी तकनीकी जटिलता ने इसे ऐसे समय में रसद संबंधी बोझ में बदल दिया जब सभी संसाधन महत्वपूर्ण थे। 1943 और 1944 के दौरान गुस्ताव के भविष्य के बारे में जर्मन हाई कमांड में कई प्रस्ताव प्रसारित हुए। कुछ ने अटलांटिक दीवार में तटीय रक्षा के लिए इसे फिर से तैनात करने का सुझाव दिया। दूसरों ने पूर्वी मोर्चे पर सोवियत किलेबंदी के खिलाफ इसके इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा। कुछ अधिक यथार्थवादी ने इसे नष्ट करने और पारंपरिक हथियार उत्पादन के लिए इसके स्टील का उपयोग करने की सिफारिश की। इनमें से कोई भी प्रस्ताव सफल नहीं हुआ, आंशिक रूप से गुस्ताव के किसी भी आंदोलन से जुड़ी रसद संबंधी कठिनाइयों के कारण,
लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हिटलर ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसका पसंदीदा हथियार अब प्रचलित हो गया है। गुस्ताव रुगेनवाल्डे में बेलगाम तकनीकी महत्वाकांक्षा के मूक स्मारक के रूप में बना रहा। अंतिम आदेश अप्रैल 1945 में आया, जब सोवियत सेनाएं जर्मन क्षेत्र की ओर लगातार आगे बढ़ रही थीं और रीच की हार निश्चित थी। हिटलर को इस बात का खतरा था कि उसका सर्वोच्च हथियार दुश्मन के हाथों में पड़ सकता है, इसलिए उसने इसे पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया ताकि यह विजेताओं के लिए युद्ध की ट्रॉफी या तकनीकी खुफिया जानकारी का स्रोत न बन जाए। गुस्ताव का विनाश जर्मन सैन्य इंजीनियरों द्वारा महत्वपूर्ण संरचनात्मक बिंदुओं पर रखे गए विस्फोटक चार्ज का उपयोग करके किया गया था। जिस तोप को विकसित करने में वर्षों लगे और एक छोटे सैन्य अभियान के बराबर संसाधन लगे, उसे 1 घंटे से भी कम समय तक चले ऑपरेशन में मुड़े हुए स्टील के टुकड़ों में बदल दिया गया। जब सोवियत सैनिकों ने कुछ सप्ताह बाद रुगेनवाल्ड पर कब्जा किया तो उन्हें इतिहास के सबसे बड़े कैलिबर वाले हथियार के केवल बिखरे हुए अवशेष ही मिले। कुछ छोटे मोटे पुर्जे तकनीकी जिज्ञासा के रूप में बरामद किए गए, लेकिन अधिकांश अवशेषों को बाद के वर्षों में कबाड़ के रूप में बेच दिया गया, जिससे गुस्ताव का शक्ति के प्रतीक से अनाम निर्माण सामग्री में रूपांतरण पूरा हो गया। बाद के ऐतिहासिक शोध ने अभिलेखीय दस्तावेजों, प्रतिभागियों की गवाही और बची हुई योजनाओं के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गुस्ताव के पूरे इतिहास को धीरे धीरे फिर से बनाया है। इन अध्ययनों ने पुष्टि की है कि यह हथियार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक व्यक्तिगत सैन्य परियोजना में सबसे बड़े संसाधन निवेशों में से एक था, जिसके परिणाम निवेश किए गए प्रयास को दूर से भी उचित नहीं ठहराते थे। गुस्ताव के पाठों का अध्ययन सैन्य इतिहासकारों द्वारा तर्कहीन तकनीकी विचारों को तर्कहीन राजनीतिक दबावों के अधीन करने के खतरों के एक आदर्श उदाहरण के रूप में किया गया है। यह परियोजना दर्शाती है कि कैसे अत्यधिक महत्वाकांक्षा हथियार विकास प्रक्रिया को दूषित कर सकती है, जिससे शानदार लेकिन बेकार प्रणालियों का निर्माण होता है जो महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान किए बिना महत्वपूर्ण संसाधनों को खत्म कर देती हैं। व्यापक अर्थों में गुस्ताव नाजी शासन के मौलिक विरोधाभासों का प्रतीक है। भव्य आकांक्षाओं और व्यावहारिक सीमाओं के बीच तनाव, श्रेष्ठता के प्रचार और अकुशलता की वास्तविकता के बीच प्रभावित करने की इच्छा और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने में असमर्थता के बीच तनाव।